हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद आप सभी को। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भारतवासियों, आज हम जो बातें करने जा रहे हैं वह बड़े गर्व का विषय है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करते हुए हम आप सब आज बहुत ही ज्यादा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हमारा देश, जो भारत देश है, उसने 14 जुलाई को दोपहर 2:35 में चंद्रयान-3 को लॉन्च किया। चंद्रयान-3 को लॉन्च करने में हमारे वैज्ञानिकों की जो अहम भूमिका रही, मैं उन सभी समस्त वैज्ञानिकों को, वैज्ञानिक सोच को नमन करता हूं। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा आज कि ये चंद्रयान-3 जो लॉन्च हुआ, इसके पीछे आखिर वैज्ञानिक सोच क्या है। आखिर हम भारत को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, तो इस चंद्रयान-3 के लॉन्च होने से क्या उपलब्धि हासिल हुई है, आप सभी को बताना चाहूंगा कि देखिए, जिस देश में हम पल बढ़ रहे हैं वह देश अच्छा होगा तो बोलेगा, बुरा होगा तो बोलेगा। विचार विमर्शों का देश है। अच्छाइयों पर भी आपके कमेंट आएंगे, बुराइयों पर भी आपके कमेंट आएंगे, परंतु ऐसे विविधता विविधता वाले देश में आज हमारी वैज्ञानिक सोच, आज हमारी टेक्नोलॉजी इतना आगे पहुंच गई है कि आज हम वो करने जा रहे हैं या वो कर दिए हैं जो विश्व के किसी देश ने नहीं कर पाया। आखिर बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ रहे होंगे, विचार आ रहे होंगे कि इस गरीबी भुखमरी के देश में, बेरोजगारी के देश में, आपको मालूम होगा कि जो ये चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ, इसकी टोटल लागत देखा जाए तो 615 करोड़ रुपए रही। तो आप सभी के विचार में आ रहा होगा कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है, इसका काम क्या है। हमें महंगाई को घटाना चाहिए, बेरोजगारी को बढ़ाना चाहिए, बेरोजगारी को घटाना चाहिए, गरीबी को हटाना चाहिए। इन सभी को न करते हुए हम चंद्रयान-3 को लॉन्च कर रहे हैं। आखिर क्या इससे हमें क्या बेनिफिट होने जा रहे हैं, आज हम इन सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि ये चंद्रयान-3 जो है आज बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो ये क्यों चर्चा में है? इसके पहले भी यदि आज चंद्रयान-3 आया है तो आप सभी को के माइंड में आ रहा होगा कि इससे पहले भी चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड आ चुका होगा। 2008-9 में चंद्रयान फर्स्ट आया, 2019 में चंद्रयान सेकंड आया और आज 2023 में चंद्रयान थर्ड लॉन्च हुआ। 2019 में हमने जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चंद्रयान सेकंड को लॉन्च किया, वह किन्हीं कारणोंवश असफल हो गया। आज हम उस स्टेज पर पहुंचे हैं कि चंद्रयान सेकंड के बाद चंद्रयान थर्ड को लॉन्च कर पा रहे हैं। तो इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह भी है कि भारत को स्पेस पावर बनाने का उद्देश्य है। आप सभी को बता दें कि भारत भी अमेरिका, रूस, चाइना जैसे देशों की तरह स्पेस पावर बनना चाहता है, अंतरिक्ष शक्ति अपनी स्थापित करना चाहता है। और इस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे कि इतना खर्च करना यहां पर क्यों वाजिब था। क्या
अंतरिक्ष पावर बनना, स्पेस पावर बनना क्या वाजिब है, इससे क्या लाभ है, तो इसके पीछे के कारण भी हम आज चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। और हमने स्पेस पावर पर इतना खर्च क्यों किया, तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि 14 जुलाई हम सभी के लिए गर्व और हर्षोल्लास का दिन है। इस 14 जुलाई को दोपहर 2:35 में चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया। यह सफल प्रक्षेपण यान LMB थर्ड के द्वारा किया गया। ये सब चीजें आज हम अभी बात करेंगे। इसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन थीम क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है हमारा इस चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का हमारा उद्देश्य है, आप सभी समझिएगा, चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है। तो सबसे पहला कह सकते हैं कि दुनिया के सामने भारत को साइंटिफिक पावर और स्पेस पावर बनाना, यानी दुनिया के सामने भारत को यह प्रदर्शित करना कि भारत के अंदर अंतरिक्ष शक्ति है, भारत के अंदर साइंटिफिक पावर है, वैज्ञानिक सोच की उपलब्धि हासिल है, भारत को सर्वश्रेष्ठ घोषित करना, यह पहला कारण इस चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का रहा। अगले कारण पर जाएंगे तो यह भी देखेंगे कि चांद की सतह पर वैज्ञानिक अध्ययन या शोध, सेकंड कारण हो सकता है कि चांद की सतह पर वैज्ञानिक शोध हम कैसे कर रहे हैं, वैज्ञानिक अध्ययन, अपने साइंटिफिक स्टडी को चांद की मून सरफेस पर शो करने का काम हम चंद्रयान 3 के थ्रू कर सकते हैं। तीसरा है थर्मल कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर यहां पर ये लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ द thermal conductivity and temperature in moon surface। चंद्रमा की सतह पर थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर का अध्ययन करना। एक यह कारण यह भी है कि वहां की थर्मल कंडक्टिविटी कैसी है और वहां का टेम्परेचर कैसा है, इसको अध्ययन करेंगे। चंद्रमा की सतह पर भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करना। चंद्रमा की सतह पर भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करना। भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन, चंद्रमा की सतह पर भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन एक अगला कारण है हमारा, यह भी हमारा उद्देश्य है। हमें चंद्रमा पर डेंसिटी चेंजेस के बारे में भी स्टडी करना है। डेंसिटी
चेंजेस की स्टडी करना है, डेंसिटी चेंजेस की स्टडी, यानी चंद्रमा की सतह पर घनत्व बदलाव कैसा है, यह भी हमें स्टडी करना है। चंद्रमा की सतह पर घनत्व बदलाव के बारे में भी हमें स्टडी करना है। चंद्रमा पर खनिज और पानी की उपलब्धता या संभावनाओं का अध्ययन करना है, या संभावनाओं का अध्ययन करेंगे, अध्ययन करना। ये चंद्रमा पर मिनरल पावर कैसी है, वाटर है तो वहां का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वाटर, या आइस बर्फ है तो वाटर है, इस चीज का अध्ययन करना। और जो महत्वपूर्ण कारण है, चंद्रमा पर जीवन संभव है या नहीं, यानी घर बना सकते हैं, वहां आवास बना सकते हैं, कॉलोनियां बना सकते हैं या नहीं, उसकी भी स्टडी करना है। तो इन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में हमें ये चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का मेन उद्देश्य हमारा है कि इन सभी पॉइंट्स की स्टडी कर पाए, बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर पाए। इस चंद्रयान 3 को आप सभी को बता दें मेरे प्यारे दोस्तों कि चंद्रयान 3 को भारत का बाहुबली कहा गया है। भारत का बाहुबली, भारत का बाहुबली चंद्रयान 3 को कहा गया, और 14 जुलाई का दिन अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाएगा, अगस्त रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि 14 जुलाई को हम अगस्त रिवॉल्यूशन के नाम से जान सकते हैं कि अगस्त क्रांति, यदि आपको 14 जुलाई को आप अगस्त क्रांति कह सकते हैं, यानी दुनिया के अंदर वैज्ञानिक सोच को प्रदर्शित करना, दुनिया के अंदर क्रांति को लाना, यह चंद्रयान 3 का मिशन है। दुनिया के अंदर क्रांति लाना, यह कैसे हो सकता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, आज भारत वो करने जा रहा है। देखिए, चंद्रमा पर लैंडिंग करना ठीक है, बहुत सारे देश हैं जो कर चुके, और स्पेस पावर में देखा जाए तो यदि यह सफल प्रक्षेपण होता है, तो यदि यह सफल प्रक्षेपण हो जाता है और हम कामयाब हो जाते हैं, और कामयाब होंगे क्योंकि आगे तो हमारा सब चीजें अभी तो आगे चल ही रहा है और आगे भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो भारत स्पेस पावर में चौथे नंबर की पोजीशन पे आ जाएगा। पहला अमेरिका, रूस, चाइना के बाद भारत का नाम आएगा। विश्व में चौथे नंबर पर स्पेस पावर के रूप में भारत का नाम होगा। और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आप सभी को बता दें इस अगस्त क्रांति का, तो भारत चंद्रमा के साउथ पोल में लैंडिंग करने जा रहा है, साउथ पोल की स्टडी करने जा रहा है। जो भारत का चंद्रयान 3 है, यह चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल में लैंडिंग करने जा रहा है। और आप सभी को बता दें, साउथ पोल जहां का टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है, जहां पर सनलाइट है ही नहीं, पहुंच ही नहीं पाती, उस पार्ट पर उतरना आज तक कोई देश उस पार्ट पर नहीं पहुंच पाया है। यह मेन उद्देश्य है, यह मेन थीम है मेरे भारत का मेन उद्देश्य यह है कि वह साउथ पोल पर उतरने जा रहा है, लैंडिंग करने जा रहा है, साउथ पोल की जानकारियां करने जा रहा है चंद्रमा के। जो आज तक नहीं हुआ वह भारत आज करके दिखाने जा रहा है। जो आज तक नहीं हुआ, वैश्विक स्तर पर विश्व में कोई देश नहीं कर पाया, वह भारत आज करने जा रहा है। आप सभी को बता दें, यदि ये सफल हो जाता है, यदि ये कंप्लीट रूप से सफल हो जाता है चंद्रयान 3 हमारा, तो भारत पहले नंबर का ऐसा देश होगा, भारत विश्व का पहला ऐसा देश होगा जो चंद्रमा के मून के साउथ पोल पर लैंडिंग करके साउथ पोल की जानकारी करके आया है।
ये भारत पहला देश होगा विश्व का वैश्विक स्तर पर अपनी पहली छाप लगा देना, अपनी वैज्ञानिक शोध को प्रदर्शित कर देना। उन समस्त देशों के लिए मुंह में तमाचा है। मैं आप सभी को एक बता दूं, बहुत अच्छी यहां पर एक याद आती है बात, और बहुत गर्व महसूस हो रहा है अपने आप को ये कहते हुए कि क्या था, जब हमारा भारत देश आजादी के दौर से गुजरा था, उस समय हमारे देश में गरीबी थी, भुखमरी थी, क्योंकि लुटेरों ने सब तो हमारे देश का लूट लिया था। ऐसी स्थिति में न्यूयॉर्क टाइम्स का जो अखबार था उसमें एक कमेंट आया था। उस समय जब भारत हमारा आजादी के दौर से गुजरा था, तो उस समय हम अपने स्पेस रिसर्च सेंटर के लिए कुछ इक्विपमेंट लेकर जा रहे थे, कुछ सामग्री लेकर के जा रहे थे, कुछ उपकरण लेकर के जा रहे थे। साइकिल पर कुछ उपकरण लेकर के हम अपने स्पेस एजेंसी की ओर जा रहे थे। तो उस समय न्यूयॉर्क टाइम्स जो अमेरिका का प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है, उस पे एक व्यंग्यात्मक बात आई थी सामने कि यह सपेरों का देश, गरीबों का देश, जादू टोना वाला देश, यह आज अंतरिक्ष शोध करने जा रहा है, अंतरिक्ष पावर की ओर जा रहा है, बढ़ने जा रहा है, और मजाक उड़ाया था। उन सभी को आज खुले मुंह में तमाचा मारा जा रहा है इस चंद्रयान थर्ड के द्वारा। इस चंद्रयान थर्ड को लॉन्च करके उनके मुंह पर तमाचा होगा कि हम वो करने जा रहे हैं जो इस वर्ल्ड के, इस विश्व जगत के किसी देश ने नहीं किया। आज नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, वह मुंह फैलाए बैठी हुई है कि भारत के वैज्ञानिक हमारे साथ काम करें, हमारे यहां काम करें, हमारे साथ काम करें। परंतु वैज्ञानिकों, मैं आप सभी को बता दूं कि भारत के वैज्ञानिकों को के अंदर आत्मविश्वास है और अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा है। अब्दुल कलाम साहब जब थे, उस समय भी अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अब्दुल कलाम को बुलाया था और उन्हें ऑफर दिया था, बहुत लालच दिया था कि हम आपको ये बना देंगे, यहाँ का चीफ बना देंगे, आपको मेन हेड बना देंगे, आप हमारे यहाँ काम करिए। तो अब्दुल कलाम ने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, आप पहले हमें अपना स्पेस रिसर्च सेंटर तो दिखाओ नासा। और उन्होंने सब जगह घूम लिया और सब जगह घूम करके वहां की जितनी भी जानकारियां थी वो इकट्ठा कर ली और आकर के अपने यहाँ काम किए। और लास्ट में वही पुरुष जिसको आज हम नाम लेते हुए हमें इतना गर्व होता है, मिसाइल मैन के नाम से प्रतिष्ठित हुई भारत के, और भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाया। तो आज भी गर्व हो रहा है। जैसे आप लोगों ने रामायण काल में सुना होगा कि जब हनुमान जी लंका जा रहे थे, तो उस समय समुद्र पर एक सुषमा नाम की राक्षसनी थी जो बोली मैं बहुत भूखी हूं हनुमान जी, मुझे आपको खाना है। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, फिर मुंह फैलाओ अपना। और हनुमान जी अपना विशाल रूप धारण कर लिए, मुंह फैलाती गई और लास्ट में उन्होंने अपना छोटा सा शरीर करके, अपने शरीर को छोटा बनाकर स्मॉल रूप धारण करके उनके मुंह से घूम कर निकल आए। यही आज भारत के वैज्ञानिक कर रहे हैं, यही आज भारत के वैज्ञानिक प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि यह भारत विश्वगुरु रहा है, विश्वगुरु रहा है, हमेशा रहेगा। और ये अमेरिकी स्पेस एजेंसी और जो आज वैश्विक स्तर पर अपने आप को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घोषित करते आ रही हैं, उन सभी के लिए एक तमाचा होगा, उन सभी के लिए तमाचा होगा, नासा के लिए तमाचा होगा कि भारत के वैज्ञानिक, उनके यहां नहीं, वहां के वैज्ञानिक वो चाहते हैं कि भारत साथ में हमारे काम करे।
और ये अब होने जा रहा है। और चलिए हम आगे इसकी चर्चा करते हैं कि इसमें क्या महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो देखिए, समझने का प्रयास करिएगा। आप सभी ने देखा कि इसने इस तरह भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया और ये चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ ये 14 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे लॉन्च हुआ। और इस तरह से देखिए जाता हुआ, देखिए ये आसमान की ऊंचाइयों को चीरते हुए, आकाश को चीरते हुए चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। और आपको पता है चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है। उसकी ओर देखिए आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। कितना गर्व महसूस हो रहा है, कितना गौरव महसूस हो रहा है कि आज हमारा देश, हमारा भारत कितना आगे बढ़ रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है। उन सभी देशों के लिए खुला तमाचा है कि जो भारत को हमेशा हीन दृष्टि से देखते आए हैं, आज वही देश टकटकी लगाए बैठे हुए हैं भारत के वैज्ञानिकों की, और भारत की ओर टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि आखिर भारत क्या करने जा रहा है, क्या करके दिखाना चाह रहा है। तो ये भारत की सोच है। और देखिए ये है आपका चंद्रयान 3 किस तरह से जा रहा है। और आपने देखा कि हमारा जो चंद्रयान 3 है ये सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है। और यह लगभग 40 से 45 दिन का इसमें समय लगेगा। 23 से 24 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा, मून पर लैंड करेगा ये। और जहां पर इसे पहुंचाना है, जिस जगह पर लैंड करना है, ये मून के सेंटर से लगभग 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लैंड करेगा। और ये 23 या 24 इसको मून तक पहुंचने में, इतना सब करने में लगभग 40 से 45 दिन का समय लगने जा रहा है। और इस पूरी पावर के बारे में मैं अभी बताऊंगा कि इसमें कितने प्रकार का ईंधन यूज किया गया है और इसमें कौन सा लैंडर यूज किया गया है। एलबीएम इसका वाहन क्या है, यान क्या है, किस यान से, तो एलबीएम 3 क्या है, लॉन्च व्हीकल मार्कअप 3, लॉन्च व्हीकल मार्कअप 3 ये आपका प्रक्षेपण यान है, जिस प्रक्षेपण यान से चंद्रमा पर ये पहुंचने जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अब हम जानकारी करना चाहेंगे आगे। जी तो देखिए, अब समझने का प्रयास करिए मेरे प्यारे दोस्तों। इससे पहले थोड़ा बात कर लें चंद्रयान 3 के बारे में। यहां पर अभी तक तो हमने बात किया कि ये किस चीज की स्टडी, क्या उद्देश्य इसका है। देखिए चंद्रयान 3, भैया ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने जा रहा है, परंतु आप सभी को बताते हैं कि इस वीडियो में आपको वो महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने जा रही हैं जो चंद्रयान 3 से महत्वपूर्ण रिलेटेड जानकारियां हैं, और विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी। तो देखिए इस चंद्रयान 3 में 3 चीजें यूज की गई हैं, 3 महत्वपूर्ण चीजें यूज की गई हैं। क्या है, एक है आपका पीएम, जिसे हम नाम देंगे प्रोपल्सन मॉड्यूल। क्या नाम देंगे, प्रोपल्सन मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल हो जाएगा। इसे हिंदी में कहते हैं प्रणोदन प्रणाली, प्रणोदन प्रणाली, प्रणोदन प्रणाली। इसके बाद दूसरा है जो प्रोपल्सन मॉड्यूल के साथ लैंडर, और थर्ड आपका जो यूज होने जा रहा है इसे नाम देते हैं रोवर। 3 चीजें इसमें यूज की गई जो महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इन 3 चीजों के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला है प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा है लैंडर, और तीसरा है रोवर। आप सभी को बता दें कि जो आपका लैंडर है, लैंडर का नाम है विक्रम। विक्रम नाम का लैंडर यूज किया गया है। ये क्या करेगा, मून पर लैंड करेगा। रोवर का काम क्या होगा, वहां के स्टडी करना। 2 चीजें ध्यान दो,
विक्रम का काम क्या है? वहां तक पहुंचाना। विक्रम का काम क्या है? लैंड करना। प्रोपल्शन मॉड्यूल, ये तो इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल प्रक्षेपण प्रणोदन प्रणाली हो गई, इसको वहां तक पहुंचाना। परंतु लैंड करना किसका काम है? विक्रम का। ये क्या करेगा? उस जगह पर लैंड करेगा, और लैंड करने के बाद रोवर आगे निकलेगा, और रोवर क्या करेगा? रोवर वहां की स्टडी करेगा। इसका नाम है भैया प्रज्ञान। ध्यान रखिएगा, ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। रोवर, प्रज्ञान नाम का रोवर यूज किया गया है, और विक्रम नाम का लैंडर यूज किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर आपका विक्रम है, और रोवर आपका प्रज्ञान है। चलिए आपको बता दें कि जो चंद्रयान सेकंड था उसमें भी विक्रम नाम का लैंडर ही यूज किया गया था। अब आपको देखना होगा यहां पर ये, अब देखिए समझने का प्रयास करिए। देखिए ये इंटीग्रेटेड मॉड्यूल फेज लूनार ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी ये है। यहां पर समझेंगे ये अर्थ है, और अर्थ के चारों ओर ये ऑर्बिट है। आपको पता है कोई भी सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट, कैसे ऑर्बिट? इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में मूव करता है, यानी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है। तो ये आपकी इस तरह से धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ता जाएगा। ये आपका ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा, और यहां से ये ऐसे निकल जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर इसमें ये कितनी स्पीड से चल रहा होगा। तो स्पीड आपको देखिए यहीं पर मैं क्लियर कर देता हूं। आप फिजिक्स की लैंग्वेज में स्पीड के बारे में पढ़ते हैं कि ये कहां जा रहा है? ये स्पेस में जा रहा है। चंद्रयान थर्ड कहां जा रहा है? स्पेस में जा रहा है। और आपको पता है किसी वस्तु को, किसी बॉडी को अर्थ से स्पेस में भेजने के लिए, यानी अपने जहां पर अर्थ में क्या होता है? ग्रेविटी वर्क करती है। क्या होता है? ग्रेविटी वर्क करती है। और जहां तक ग्रेविटी वर्क करती है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र। और गुरुत्वीय क्षेत्र से जब ये बाहर चली जाती है तो वहां पर क्या हो जाती है? आपका स्पेस एरियाज हो जाता है, अंतरिक्ष क्षेत्र हो जाता है। तो ग्रेविटी से स्पेस फील्ड में या अंतरिक्ष क्षेत्र में पहुंचने के लिए एक वेलोसिटी का यूज किया जाता है। उस वेलोसिटी का नाम है 11.2 किलोमीटर पर आवर, पर सेकंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से यह पलायन करते हैं। क्या करते हैं? पलायन। इसे हम पलायन वेग नाम देते हैं। पलायन वेग का मतलब होता है जो ग्रेविटेशनल फील्ड से इसके फील्ड में पहुंचा दे तो वो पलायन वेग होता है, इसके वेलोसिटी होती है। तो आपको स्पीड समझ में आ गई कि ये किस स्पीड से चल रहा होगा? 11.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा होगा। इस तरह से ये लैंड किया है। ये यहां से जब चलना प्रारंभ किया है, यहां जाकर के ये इस तरह अर्थ के ऑर्बिट में घूमते घूमते ये यहां से पहुंचने के बाद ये सबसे पहले पहुंचता है यहां पर, और यहां पर है GTO। क्या नाम है इसका? GTO, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। क्या नाम देंगे? जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। जियो, यहां से ये ट्रांसफर हो जाता है, ये यहां से, तो ये यहां पर GTO, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट आपका जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। जियो ट्रांसफर ऑर्बिट का मतलब ये है कि भू स्थानांतरण कक्षा। भू स्थानांतरण, जियो का मतलब होता भू, यानी पृथ्वी की जो कक्षा है उससे ये ट्रांसफर कर जाता है। और GTO से ट्रांसफर करके ये कहां पहुंचता है? लूनार ट्रांसफर प्रोजेक्ट्री, लूनार ऑर्बिट इंसर्शन, यानी लूनार ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचता है। GTO से ट्रांसफर होकर ये कहां पहुंचता है? लूनार ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचता है, चंद्रमा की कक्षा में पहुंचता है। इस तरह से ये कहां पहुंच जाता है? चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाता है। इसका वाहन क्या है? एल्बियम थर्ड है, लॉन्च व्हीकल मार्कअप थर्ड है। ये अर्थ की कक्षा से प्रक्षेपण करता है, और ये यहां पर पहुंचता है, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट तक पहुंचता है। जियो ट्रांसफर ऑर्बिट जो है
यहाँ पर भूस्थैतिक कक्षा, ये लास्ट की जो कक्षा होती है, ये भूस्थैतिक कक्षा लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। यहाँ से कितनी 36,000 किलोमीटर की दूरी पर भूस्थैतिक कक्षा से फिर ये ट्रांसफर करता है, जीटीओ से ट्रांसफर होकर ये एलटीओ लूनार ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचता है और इस प्रकार से ये चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाता है और इसी तरह से मूव करता हुआ धीरे 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 ये लास्ट जब इस कक्षा में आता है, भैया ध्यान रखिएगा, ये इस कक्षा में, तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो आपका ये मैंने अभी बताया था, 2 सेकंड भैया समझने का प्रयास करिए। ये मैंने आपको बताया लैंडर, जो विक्रम नाम का लैंडर है, ये यहां पर लैंड कर जाता है। विक्रम नाम का लैंडर लैंड कर जाता है और ये आपका चंद्रमा की सरफेस से, यहां से चंद्रमा की सतह से ये डिस्टेंस जो होगी लगभग 100 किलोमीटर पर ये विक्रम नाम का लैंडर लैंड करेगा और यहां से रोवर निकल के इसकी अर्थ सरफेस की स्टडी करेगा। अर्थ सरफेस की क्या करेगा? स्टडी करेगा। हाँ, अर्थ सरफेस की स्टडी करेगा। अब आगे नेक्स्ट देखेंगे। तो देखिए ये यहां तक पहुंच गया। अब आगे देखने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करिए। तो देखिए वास्तव में देखा जाए तो जो LVM लॉन्च व्हीकल मार्कअप थर्ड है, ये GSLV क्या है? GSLV, जिसका हमने जब चंद्रयान फर्स्ट गया था तब उस समय PSLV का यूज किया था। आज हम GSLV पे पहुंच गए हैं। ये और ज्यादा उससे डेवलप टेक्नोलॉजी है। GSLV, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल होता है। जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल होता है, यानी भूस्थैतिक प्रक्षेपण यान GSLV से जा रहा है। यह प्रक्षेपण यान है, प्रोपल्शन मॉड्यूल है। मैं आपको समझाना चाहूंगा। मान लो ये हमारा, देखिए इस पे ईंधन किस प्रकार से यूज किया जा रहा है। ये चंद्रयान थर्ड को समझने का प्रयास करिएगा। इसको कहते हैं, ये जो है आपका, इसे हम IM इंटीग्रेटेड मॉड्यूल कहेंगे। क्या नाम देंगे? इंटीग्रेटेड मॉड्यूल कहेंगे। अब ये जो इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है ये आपका 2 टाइप का होगा। इंटीग्रेटेड मॉड्यूल आपका 2 टाइप का होगा। क्या होगा? 2 टाइप में डिवाइड हो जाएगा। एक आपका क्या होगा? प्रोपल्शन मॉड्यूल। एक आपका क्या होगा? PM यानी प्रोपल्शन मॉड्यूल। ध्यान रखिएगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल। और दूसरे पॉइंट पर ये क्या आ जाते हैं? यहाँ पर लैंडर प्लस रोवर दोनों आ जाते हैं। ये इंटीग्रेटेड मॉड्यूल, यहां पर इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है और यहीं पर आपके ये एक प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल और ये आपका लैंडर प्लस रोवर होगा। इसके बाद आपको बता दें कि जो यहां पर ईंधन होगा, फ्यूल होगा, वो आपका सॉलिड फ्यूल होगा, सॉलिड ईंधन। ये क्या करेगा? जब लैंड करना स्टार्ट करेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका लॉन्च वीडियो भी देखा होगा कि जब ये जा रहा है आगे तो कुछ दूर जाने के बाद इसको बाहर कर देता है। यानी जब ये जल जाता है फ्यूल, तो आपको पता है कि रॉकेट के ऊपर जाने पर न्यूटन थर्ड लॉ यूज होता है। कौन सा? न्यूटन थर्ड लॉ। यानी रॉकेट आगे की ओर जाता है और उसका फ्यूल जल करके नीचे की ओर, नोटक उसको आगे की ओर भेजता है और जब जल जाता है तो नीचे की ओर उसका फ्यूल, उसका जला हुआ पार्ट नीचे की ओर गिरता जाता है। तो सॉलिड जब जल जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा, इतना पार्ट। इसके बाद ये जो है आपका सेकंड है, तो इस पे आपको लिक्विड पार्ट लिया गया है, लिक्विड फ्यूल को लिया गया है यहाँ पर। इसके बाद जब ये भी जल जाता है तो ये भी पार्ट अलग हो जाता है। यहाँ से बचा कितना? इतना बचता है। इसके बाद यहां पर जो बहुत ही पावरफुल फ्यूल को लिया गया है, ईंधन को लिया गया है, वो पावरफुल फ्यूल है
क्रायोजेनिक फ्यूल, क्रायोजेनिक फ्यूल, ये क्रायोजेनिक फ्यूल है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल फ्यूल होता है और आपको पता है इतनी डिस्टेंस तय करने के लिए, वहां पहुंचाने के लिए हमें क्रायोजेनिक फ्यूल की आवश्यकता पड़ेगी, हमें पावरफुल फ्यूल की आवश्यकता पड़ेगी। और ये फ्यूल बना किससे होता है? ये आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, ध्यान रखिएगा। ये फ्यूल आपका क्रायोजेनिक जो फ्यूल होता है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो अब हम बात करेंगे कि देखिए यहां पर अब जैसे ये गया सॉलिड फ्यूल, जलने के बाद ये बाहर हो गया, इसके बाद आगे इतना पार्ट अभी जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, अब लिक्विड फ्यूल यूज होने लगेगा। जब ये पार्ट आगे बाहर जल चुकेगा, ये पार्ट अपना काम कर चुकेगा, ये फ्यूल बाहर हो गया, जल के बाहर हो गया, राख हो गया, अब ये फ्यूल बचा हुआ लिक्विड फ्यूल। अब लिक्विड फ्यूल इसको धक्का देके ऊपर ले जा रहा है, ये इससे भी ज्यादा पावरफुल होता, इससे भी ज्यादा पावरफुल लिक्विड होता है। तो ये अब ये भी जब समाप्त हो जाता है तो ये भी बाहर हो जाता है। अब बचा आपका ये क्रायोजेनिक फ्यूल, ये इसको वहां तक पहुंचाने का काम करता है। जब ये वहां पहुंचाता है, लैंड करता है, तो ये भी आपका बाहर हो जाता है और इतना पार्ट उस जगह पर लैंड करता है। इतना पार्ट क्या करता है? लैंड करता है, जिसे हम इंटीग्रेटेड मॉड्यूल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? इंटीग्रेटेड मॉड्यूल कहते हैं भैया, इंटीग्रेटेड मॉड्यूल। अब इंटीग्रेटेड मॉड्यूल के बारे में समझें तो ये क्या होता है, इसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल भी होता है और आपका ये जो लैंडर और रोवर होता है। अब लैंडर क्या करता है? वहां पर लैंड कर देता है। लैंडर को आपको बताया कि मून सरफेस से 100 किलोमीटर की ऑर्बिट पर क्या करता है, इसको लैंड कर देता है और रोवर अपना काम सरफेस पर करना स्टार्ट कर देता है। अब आपको पता होगा भैया, एक चीज तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि जो ये जा रहे हैं प्रोपल्सन मॉड्यूल और ये आपका लैंडर और रोवर, ये तीनों कोई ना कोई मशीन लेकर के जा रहे होंगे भाई। मान लो मुझको यदि इसमें बैठाकर भेजा जाएगा, यदि मुझको उसमें बैठाकर भेजा जा रहा है वहां तक, तो वहां कुछ ना कुछ तो मैं अपनी आवश्यक सामग्री इक्विपमेंट लेकर जाऊंगा कि वहां की जो भी चीजें हैं उनको स्टडी कर पाए, उनकी जानकारी कर पाए, इकट्ठा कर पाए। इंस्ट्रूमेंट, मशीनें तो कुछ लेके जाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं? कुछ मशीन से लेकर के जा रहे हैं, कुछ अपनी टेक्नोलॉजी, कुछ युक्तियां लेकर जा रहे हैं। उनका नाम हमने दिया यहां पर पेलोड। क्या नाम दिया है? पेलोड नाम दिया गया है। जो मशीन से लेकर, जो युक्तियां लेकर, जो टेक्नोलॉजी लेकर के जा रहे हैं, उनका नाम हमने पेलोड दिया है, जिसे हम हिंदी में पेलोड कहते हैं। पेलोड हिंदी में आपको लिखा मिलेगा ये। तो देखिए आपका प्रोपल्सन मॉड्यूल भी पेलोड लेकर जा रहा है, ये अपना काम करेगा पेलोड की सहायता से। इसके बाद जब ये पहुंचेंगे तो ये आपका जो लैंडर है ये भी पेलोड लिए है और रोवर है, इसके बाद भी पेलोड है। तो ये अपने अलग अलग पेलोड लेकर के, अपने यंत्र लेकर के, अपनी मशीनें लेकर के जा रहे हैं। चलिए अब बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, समझेंगे यहां पर, समझने का प्रयास करेंगे पेलोड के बारे में। तो देखिए पेलोड, ये आपका यहां पर पेलोड किसका? तो प्रोपल्सन मॉड्यूल। 2 सेकंड, इसको आप कट करिए, एक बनाते हैं फिगर बहुत अच्छा, यहां पर बनाने का प्रयास करते हैं भैया। प्रोपल्सन मॉड्यूल, सबसे पहला हमें 3 पॉइंटों पर बात करना है। हमें चंद्रयान 3 को 3 प्रोपल्सन मॉड्यूल, ये पहला पॉइंट हमारा आ गया प्रोपल्सन मॉड्यूल का भैया। प्रोपल्सन मॉड्यूल के बारे में हम स्टडी करेंगे। हमने आपको बताया कि ये कोई ना कोई मशीन लेकर जा रहे होंगे, पेलोड लेकर जा रहे होंगे। तो क्योंकि आपने देखा एक चीज, जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है आपका, यहां पर देखिए मैंने यहां पर समझाने का प्रयास किया है। ये सॉलिड बाहर हो गया जलने के बाद, लिक्विड बाहर हो गया जलने के बाद, क्रायोजेनिक फ्यूल आपका ये यहां पहुंचा देता है और ये भी साइड हो गया। बचा क्या? इंटीग्रेटेड मॉड्यूल। इंटीग्रेटेड मॉड्यूल में क्या है? प्रोपल्सन मॉड्यूल और आपका लैंडर और रोवर, ये 3 चीजें हैं। अब इन तीनों में क्या युक्तियां हैं, क्या मशीन से लेकर गए, इन तीनों के बारे में हम स्टडी करेंगे, जो आपके हमारे लिए आज महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्रोपल्सन मॉड्यूल, तो प्रोपल्सन मॉड्यूल को 2 पार्टों में हम देखेंगे। एक पहला नंबर देखेंगे कि इस पे पेलोड कौन सा है, ये कौन सा, किस नाम का पेलोड यूज कर रहे हैं और कितने पेलोड यूज कर रहे हैं, और इसका काम क्या है, वर्क, इसका वर्क क्या है, इस पेलोड का काम क्या है, ये पेलोड काम क्या करके आएगा वहां पर।
तो देखिए इस प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक सिंगल पेलोड लिया जा रहा है, लेकर गया है। इस पेलोड का नाम है भैया सेप। इस सिंगल पेलोड का नाम क्या है? सेप पेलोड नाम है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? पेलोड का सेप नाम है। अब इस सेप का वर्क क्या है भैया, ये समझेंगे। यहां पर जो आपका सेप पेलोड है ये क्या करेगा? ये आपका ध्यान रखिएगा, सेप वहां पर आकृति बनाने की का काम करेगा। आकृति यानी वहां के सेप के बारे में जानेगा। सेप अब कैसे? तो ये क्या करेगा? वहां पर स्मॉल प्लैनेट्स की स्टडी करेगा। इसका पहला काम क्या होगा? ध्यान रखिएगा भैया, मैंने पहले भी बताया है कि चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है। वो उद्देश्य अब यहां पर पूरा होने जा रहा है। देखिए जो मशीन लगाई गई है, इस मशीन का काम है पेलोड। प्रोपल्शन मॉड्यूल में कौन सी मशीन यूज की गई? सेप नाम की मशीन यूज की गई है, और उस मशीन का नाम है उस मशीन का काम है स्मॉल प्लैनेट्स, यानी भविष्य के लिए मानव जीवन को संभव बनाने के लिए या संभावनाओं की पूर्ति करने के लिए, या मानव जीवन यहाँ पर संभव है या नहीं है, इन सब की स्टडी करने के लिए सेप नाम का पेलोड, सेप नाम की यांत्रिकी या मशीन को यूज किया गया है, जिससे ये पता चल सके वहां पर और छोटे छोटे क्या ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्या चीजें पाई जा रही हैं जहां पर मानव जीवन संभव हो। तो पृथ्वी जैसे छोटे छोटे ग्रहों की जानकारी करने के लिए ये क्या करेगा? वहां पर इन सब के बारे में जानकारी करेगा कि क्या पृथ्वी जैसे जीवन संभव वाले ग्रह क्या वहां पर उपस्थित है, छोटे ग्रह वहां पर उपस्थित है जहां पर रहा जा सके, जीवन यापन किया जा सके। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल में पहला पेलोड सेप यूज किया गया है, सेप पेलोड यूज किया गया है। इसके बाद अब दूसरे पेलोड में जाएंगे भैया, तो दूसरे में अब बात करेंगे पेलोड। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसमें सिंगल पेलोड यूज किया गया है। क्या यूज किया गया? सिंगल पेलोड। अब आ जाते हैं सेकंड में, आपका आ जाता है लैंडर। सेकंड नाम क्या है भैया? लैंडर। इसका काम क्या है? ये वहां लैंड करता है, यहां वहां तक पहुंचाना, उस ऑर्बिट पर पहुंचाना, वहां पर लैंड कराना, इसका काम है लैंडर का, जिसे नाम से। अब इसमें पेलोड कौन सी मशीन यूज की गई है भैया? तो इसमें रंभा नाम की मशीन यूज की गई है। रंभा नाम की अप्सरा भी हुआ करती थी भैया, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर रंभा नाम की मशीन यूज की गई है। इस रंभा नाम की मशीन का, इस टेक्नोलॉजी का, इस यांत्रिकी का यूज क्या है? पेलोड्स का यूज क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये इसका काम है चंद्रमा की सतह पर रंभा नाम के पेलोड का यूज है चंद्रमा की सतह पर। कहां पर? चंद्रमा की सतह पर घनत्व की जानकारी करना, वहां पर डेंसिटी के बारे में जानकारी करना है। घनत्व की जानकारी, घनत्व के साथ ये भी बात करेंगे कि डेंसिटी चेंजेस किस प्रकार होते हैं, घनत्व में चेंजेस किस प्रकार होते हैं, डेंसिटी चेंजेस कैसे होते हैं, और होते भी हैं या नहीं होते हैं, इन सब की जानकारी करना रंभा नामक पेलोड का काम है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रमा की सतह पर घनत्व परिवर्तन की जानकारी, डेंसिटी परिवर्तन की जानकारी किसके द्वारा की गई है? तो रंभा नामक पेलोड के द्वारा, जो लैंडर में लगा करके भेजी गई है, लैंडर के साथ भेजी गई है रंभा नाम का पेलोड, इसके द्वारा किया गया। इसमें दूसरा पेलोड भी, सेकंड पेलोड भी यूज किया गया है भैया। इसमें सेकंड पेलोड यूज किया गया है, और उस सेकंड पेलोड का नाम क्या है भैया? तो उसका नाम है चेस्ट। चेस्ट मीन्स होता है भैया छाती, और यहां पर चेस्ट नाम का पेलोड यूज किया गया है। अब ये जो चेस्ट नाम का पेलोड होगा, ये क्या करेगा? ये यहां पर थर्मल कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर की स्टडी करेगा, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये यहां पर तापीय गुणों
चंद्रमा की सतह पर या चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र पर, चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों पर तो उसके तापीय गुणों और टेम्परेचर यानी तापीय या उष्मीय गुणों, उष्मीय चालकता, तापीय चालकता और वहां के टेम्परेचर, तापमान के बारे में स्टडी करेगा। ये किसका काम है? चेस्ट का काम है। किसके साथ है भेजा गया? ये लैंडर का पेलोड है। अब अगला पेलोड स्टडी करेंगे भैया। तो अगला पेलोड है थर्ड, तीसरा पेलोड भैया। थर्ड पेलोड भी इसमें यूज किया गया है और इसका नाम है इल्सा। इल्सा नाम का पेलोड यूज किया गया है। थर्ड पेलोड भी लैंडर में यूज किया गया है। इसका नाम क्या है? इल्सा नाम का पेलोड है। इसका काम क्या है? वर्क। तो इसका वर्क है चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर भूकंपीय परिवर्तनों को, भूकंपीय परिवर्तनों की स्टडी करना। इसका काम है चंद्रमा की सतह पर भूकंपीय परिवर्तनों की स्टडी करना। ये इल्सा नाम के पेलोड में का काम बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका इल्सा नाम का पेलोड हो जाएगा। इसके बाद अगला है, इसी में चौथा पेलोड है आपका, चौथे पेलोड की बात कर रहा है। इस पेलोड का नाम है LRA नाम का पेलोड यूज किया गया है। ये भी लैंडर में ही यूज किया गया है। LRA ये क्या करता है? ये चंद्रमा के डायनेमिक सिस्टम के बारे में बताता है। चंद्रमा के डायनेमिक सिस्टम, चंद्रमा के डायनेमिक सिस्टम की स्टडी करेगा, सिस्टम की स्टडी करेगा भैया। ये चंद्रमा के डायनेमिक सिस्टम की स्टडी करेगा मेरे प्यारे दोस्तों। डायनेमिक सिस्टम का मतलब होता है ये चंद्रमा की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। वहां पर कैसी गतिशीलता है, क्या वहां पर मूविंग कैसे होती है, तो इन सब इनके बारे में स्टडी करेगा। अब आ जाते हैं भैया अगले पॉइंट पर। अब हमारा चौथा, तो देखिए इस प्रकार से आपने पेलोड के बारे में। अब तीसरा पार्ट है रोवर। रोवर में कौन सा पेलोड यूज किया गया है? रोवर में कौन सा पेलोड यूज किया गया है, यहां पर ये बात करेंगे भैया। रोवर में किस नाम का पेलोड यूज किया गया है? तो यहां पर लिब्स नाम का पेलोड यूज किया गया भैया। कौन सा पेलोड यूज किया गया है? यहां पर लिब्स नाम का पेलोड यूज किया गया है। ये क्या करेगा? ये चंद्रमा की सतह पर, ये चंद्रमा की लिब्स नाम का पेलोड रोवर। अब देखो ये चंद्रमा की सतह पर ये अंदर जाएगा और वहां पर, वहां की मिट्टी पर, वहां की जो चंद्रमा की सतह पर जो मिट्टी होगी वहां के रसायनों के बारे में स्टडी करेगा, केमिकल्स के बारे में स्टडी करेगा और वहां के तत्वों के बारे में स्टडी करेगा। कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इन सब के बारे में स्टडी करने का प्रयास करेगा। यानी चंद्रमा की सतह पर, सॉरी यहां पर ध्यान देंगे, ये आपका रसायनों के बारे में और खनिज संपदा के बारे में लिप्स का काम। चंद्रमा की सतह पर रसायनों और खनिज संपदा की स्टडी करेगा। खनिज संपदा, मिनरल्स संपदा की स्टडी, फॉसिल्स की स्टडी करेगा, जीवाश्मों की स्टडी करेगा, फॉसिल्स की स्टडी करेगा, ये जीवाश्म अध्ययन करेगा। ये काम किसका होगा? लिप्स का होगा। ये मशीन है, ये काम करेगी चंद्रमा की सतह पर खनिज संपदा, फॉसिल्स वगैरह की स्टडी करेगा। ये वर्क हो गया इसका भैया, ये इसका वर्क हो गया। इसके बाद अगला देखेंगे यहीं पर, तो ये आपका रोवर के साथ पहला पेलोड था। रोवर का सेकंड पेलोड कौन सा है? तो रोवर के सेकंड पेलोड के बारे में यदि बात करेंगे तो ये हो जाएगा एपीएक्सियस, एपेक्स इसको नाम देंगे। तो ये क्या करेगा? तो ये एलिमेंटल कंपोजिशन के बारे में स्टडी करेगा, एलिमेंटल कंपोजिशन की स्टडी करेगा। एलिमेंटल कंपोजिशन यानी वहां के तत्वों के संगठन के बारे में, तत्वों के संगठन की स्टडी करेगा, स्टडी करेगा। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि वहां पर चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर मिट्टी में, चंद्रमा की मिट्टी में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और क्या उनमें विशेषता है, क्यों अलग है, क्या डिफरेंसेस हैं, कौन किन तत्वों की अधिकता है, इन सब की स्टडी करने का काम इसका होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बार आप समझने का प्रयास करिएगा कि देखिए आपने चंद्रयान 3 जो देखा, यहां से क्वेश्चन भैया बनेगा। चंद्रयान 3 में
तीन चीजें आपने देखी चंद्रयान 3 में, आपने तीन चीजें देखी, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर। ये तीन चीजों की स्टडी किया आपने, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर। अब इसमें इसमें एक आपका पेलोड था जिसका नाम था सेप, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल था जो जिसका नाम था सेप, और इसमें आपके चार इसमें चार प्रकार के पेलोड यूज किए गए हैं। कौन कौन से? चार प्रकार के पेलोड। पहला मैंने बताया आपको रंभा नाम का पेलोड यूज किया गया है। दूसरा मैंने आपको बताया चेस्ट नाम का पेलोड यूज किया गया है। और तीसरा मैंने आपको बताया इल्सा नाम का पेलोड यूज किया गया है। और ये आपका इल्सा नाम का रंभा, चेस्ट और इल्सा नाम का पेलोड। चौथा मैंने आपको बताया LRA नाम का पेलोड यूज किया गया। ये मशीनरी लैंडर के साथ भेजी गई है। इसके साथ आप समझने का, ये चार पेलोड यूज किए गए हैं लैंडर में। फिर इसके बाद रोवर में 2 पेलोड यूज किए गए हैं। रोवर में कितने किए गए हैं? 2 पेलोड यूज किए गए हैं। एक का नाम है लिप्स और दूसरे का नाम है अपेक्स। ये 2 पेलोड, 2 मशीनें यूज की गई हैं। ये तो इस तरह से आप लोग ये आप कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको समझना होगा चंद्रयान 3 की आप लैंडिंग समझ लिए। अब चंद्रयान 3 जब वहां पर जाएगा तो देखिए आपको पता है जो अर्थ है, अर्थ आपकी 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर। ये जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है कि जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पर जो चंद्रमा है वो बहुत ज्यादा ना झुका, उसका झुकाव बहुत ज्यादा नहीं है, वो लगभग 1.5 डिग्री ही झुका हुआ है। मून जो है वो चंद्रमा अपनी सतह पर, अपने एक्सिस पर 1.5 डिग्री ही झुकी हुई है। इसलिए इसके आधे पार्ट पर तो सनलाइट पहुंच पाती है, आधे पार्ट पर सनलाइट पहुंच पाती है, परंतु लगभग 41% पार्ट पर इसके सनलाइट का अभाव है। सनलाइट नहीं पहुंच पाती, सूर्य की रोशनी नहीं होती है। और आपको पता है कि इसके साउथ पोल पर जाना है जहां पर सनलाइट का पहुंच ही नहीं पाती, और यदि सनलाइट नहीं पहुंच पाती, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है। भैया क्या होता है? टेम्परेचर लो होता है। टेम्परेचर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लगभग -230 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। इसका मतलब है कि जो वहां पर वाटर होगा, वाटर तो होगा क्योंकि सनलाइट पहुंच नहीं पाती, तो वाटर होगा वो आपका आइस के रूप में होगा, बर्फ के रूप में होगा। और इसके बाद वहां पर फॉसिल्स बहुत सारे होंगे। फॉसिल्स यानी जीवाश्म, उन सब का अध्ययन करने से हमें बहुत सारी नई उपलब्धियां हासिल होंगी, और इस तरह से हम जानकारी कर पाएंगे कि चंद्रमा में क्या है, क्या चीजें महत्वपूर्ण है। आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूं कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, यदि ये सफल हो गया, और सफल होना ही है, ये सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चंद्रयान 3 की सहायता से भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा ऐसा देश होगा जो चंद्रमा पर पूर्णतः सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। पहला था अमेरिका, रशिया, चाइना, और इसके बाद अब इंडिया का नाम आएगा। आप सभी को बता दें कि जब चंद्रयान 2 असफल हुआ था, तो उस समय हमारी टेक्नोलॉजी को, हमारी वैज्ञानिक शोध को पाकिस्तानियों के द्वारा एक कमेंट किया गया था, एक व्यंग किया गया था। व्यंग क्या था? पाकिस्तानियों के द्वारा कहा गया था कि जिस चीज की जानकारी ना हो, जिस चीज की जानकारी ना हो, जिसमें ज्ञान ना हो, नॉलेज ना हो, उस काम को नहीं करना चाहिए। जिस चीज की जानकारी ना हो, और ये सही बात है, बट वहीं पर आप सभी को बता दें
कि आज पाकिस्तानियों के लिए हो चाहे संपूर्ण विश्व के लिए हो, आज हम उनके मुंह पर तमाचा मारने जा रहे हैं, आज उनको ये जवाब देने जा रहे हैं कि, और पाकिस्तानियों को खासतौर पर हम बताना चाह रहे हैं कि जिस चीज की जानकारी ना हो, देखिए असफलताएं दोनों चीजें साथ में जुड़ी हुई हैं। आप यदि युद्ध के मैदान में उतरे हो तो या तो आप चित्त होगे या पत्त होगे, दो चीजें आएंगी सामने। तो यदि आज काम करने हम उतरे हैं तो या तो सफल होंगे या असफल होंगे। परंतु पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि जैसा उनका व्यंग था कि जिस चीज की जानकारी ना हो उस काम को नहीं करना चाहिए, उस काम के पास नहीं जाना चाहिए। तो उनके लिए यह है कि भैया आप लोगों को समझना होगा, झंडे पर चांद लगाना तो आसान है। ये पाकिस्तानियों के लिए है कि झंडे पर चांद लगाना तो आसान है, परंतु चांद पर जाकर के भैया झंडा लगाना, इससे औकात का पता चलता है। झंडे पर चांद लगाना आसान है, परंतु चांद पर जाकर के झंडा लगाना, इससे आपकी औकात का पता चलता है, सही औकात का पता चलता है। और वो आज भारत संपूर्ण विश्व को दिखाने जा रहा है। इसीलिए आज हमें गौरव महसूस हो रहा है, आज हमें हर्ष महसूस हो रहा है, आज हम गौरवान्वित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत जो आज तक नहीं हुआ, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले 3 देश पहले हो चुके हैं। अमेरिका, रशिया और चाइना सॉफ्ट लैंडिंग जरूर कर चुके हैं, पर भारत सॉफ्ट लैंडिंग कहां पर किए हैं? देखो, ये नॉर्थ पोल और ये चंद्रमा का साउथ पोल। ज्यादातर लैंडिंग करने वाले जो आपके सैटेलाइट हैं वो इन क्षेत्रों पर जाते हैं, परंतु भारत जो करने जा रहा है साउथ पोल तक, जो आज तक नहीं हुआ, वो भारत आज करके दिखाने जा रहा है। भारत आज सबको अपने विश्व गुरु होने का लोहा मनवाने जा रहा है। इस बात को आपको आज हमें बहुत गर्व से बोलना चाहिए, बहुत हर्ष से बोलना चाहिए, और आज यही कारण है। इसी तरह मैं आप सभी को बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि इसके कारण से जो आज साउथ पोल पर पहुंचने के बाद भारत विश्व का पहला गौरवशाली देश होगा जो चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। मैं आप सभी को बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, जब आजादी मिली थी उस समय नेहरू जी ने विक्रम साराभाई से क्वेश्चन पूछा था कि इस समय हमें आर्थिक तंगी है, हमारे देश में गरीबी है, भुखमरी है, और ऐसे में क्या स्पेस रिसर्च करना, स्पेस को बढ़ाना, अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ाना, स्पेस एजेंसी को डेवलप करना क्या सही साबित हो? यह आखिर ऐसे में क्यों साबित हो रहा है, सही क्यों है? ऐसे में इसे हम सही क्यों कहें? क्या यह सही होगा या नहीं होगा? डॉक्टर विक्रम साराभाई जी ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था, बहुत अच्छा आंसर दिया था, और कहा तक नेहरू जी ने क्वेश्चन में एक चीज और जोड़ा था कि ये भारत सोशलिज्म का देश है, और इस सोशलिज्म के देश में क्या आज हम स्पेस प्रोग्राम को जो डेवलप करने जा रहे हैं क्या ये अच्छा है? तो विक्रम साराभाई ने बहुत ही अच्छा और गौरवशाली आंसर दिया था कि इस देश में बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम है, इस देश में, भारत में बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम है, इसीलिए तो स्पेस प्रोग्राम की आवश्यकता है। इस देश में बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम है, परंतु इसीलिए तो इस देश में स्पेस प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ गई है। और आज गर्व हो रहा है कि आज हमारी स्पेस एजेंसी इतना आगे बढ़ गई है कि आज हम विश्व में अपना लोहा मनवाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आई होप आप सभी को यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, महत्वपूर्ण लगी होगी, और आप सभी को बता दें कि कई देशों के बीच में अब आटमिक समझौता होने वाला है, जिसमें कई देश आपस में साथ में मिलकर अब
मानव हित के संबंध में कार्य करेंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि अब हम ऐसा करेंगे। इन सब चीजों से अब कई देश आपस में साथ में मिलेंगे, आटमिक समझौता करेंगे और उस समझौते के द्वारा कई देश आपस में मिलकर के साथ में वर्क करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लगी होगी और इससे आप सभी को बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन आ रहा है सभी के पास कि क्या 14 जुलाई को कहां से, तो आपको बता दें यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ था ये। और ये जो रोवर और लैंडर है, ये कितने दिन में, रोवर और लैंडर ये कितने दिन में आपका मून सरफेस पर पहुंचेगा या मून ऑर्बिट पर पहुंचेगा, लास्ट उतरेगा, लैंड करेगा, तो आपको बता दें इसको 14 डे लगेंगे। अर्थ डे के हिसाब से 14 डे लगेंगे और एक लूनार डे यानी मून डे कह सकते हैं, 1 लूनार डे अर्थ 14 अर्थ डे के बराबर होता है। 1 लूनार डे 14 अर्थ डे के बराबर होता है। यानी चंद्रमा के अनुसार देखें तो 1 दिन और भारत के अनुसार देखें तो 14 दिन का समय लगेगा वहां। यानी ये जो आप चंद्रयान 3 भेजे हैं, आपके समझ क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसकी वैलिडिटी क्या होगी, कितने दिन तक ये वर्क करेगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये रोवर और लैंडर जो है ये वहां पर 14 डे तक वर्क करेंगे, हमारे अनुसार 14 डे, और चंद्रमा के अनुसार देखा जाए तो चंद्रमा के अनुसार ये 1 लूनार डे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि वहां पर सनलाइट की प्रॉब्लम है, इस कारण से मूव करती है। जब अर्थ आधे पार्ट पर तो है ही नहीं सनलाइट, तब ये वहां पर वर्क कर पाएगा। तो 14 दिन का समय लगेगा। तो आई होप ये जानकारी आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण लगी होगी। मैं ऐसी जानकारी साझा करने के लिए आप सभी से लगातार जुड़ा रहूंगा और मुझे आशा है कि आप सभी से बहुत अच्छा इस कामतगिरी एकेडमी परिवार को, कामतगिरी के इस अथक प्रयास को बहुत ही अच्छा स्नेह मिलेगा, आप सभी से प्रेम मिलेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इस गौरवशाली देश के लिए जय हिंद, जय भारत।